असलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, चाइना ने रिसेंटली अपने DF-27 हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इसका एक टेस्ट 29 सितंबर 2025 को हुआ था और अब कुछ महीनों के अंदर ही चाइना ने इसका दूसरा टेस्ट भी कर दिया है और ये बेसिकली एक अपग्रेड है DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल पर। चाइना ने DF-17 को किस तरह मॉडिफाई किया है मुख्तलिफ ऑपरेशनल यूज के लिए, और DF-27 का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको इवन पाकिस्तानी जो करंट बैलिस्टिक मिसाइल की इन्वेंट्री है उस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। किस तरह, वो मैं आगे चलकर आपको डिटेल से समझाता हूँ। जो DF-27 मिसाइल है बेसिकली ये चाइना का एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर के दरमियान स्टेट की जाती है और ये DF-27 की बेसिक रॉकेट मोटर या बॉडी को यूज करता है और इसके ऊपर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल माउंट होती है, सेम एज जो DF-17 में कंसेप्ट यूज किया गया है कि नीचे वाली बॉडी एक बैलिस्टिक मिसाइल जैसी और ऊपर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। जो रॉकेट मोटर है वो मिसाइल को पुश करती है उसके मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक, जो हम कह सकते हैं कि जमीन के कुर्रा फजाई से बाहर या स्पेस में उसे ले जाती है। वहां से ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल सेपरेट होती है और ये अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करते हुए और बहुत इंटेंस मैनूवर्स परफॉर्म करते हुए हिट करती है टारगेट को। और इन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की इंटेंस मैनूवरेबिलिटी और मैक 10 से भी ज्यादा की स्पीड अचीव करने की वजह से इनको अभी तक इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। कह सकते हैं कि अगर दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी इनके खिलाफ पिच किया जाए तो उसकी इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी मैक्सिमम 10% या उससे भी कम रहेगी। उसके बाद जो DF-27 है उसे सेम इसी कंसेप्ट पर बनाया गया है कि DF-17 की तरह इसमें चाइना ने अपने एग्जिस्टिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रॉकेट मोटर या मेन बॉडी को यूज किया और जो वॉरहेड वाला पार्ट है वहां पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को बेस कर दिया। चाइना ने DF-17 के बाद ये DF-27 का एक तजुर्बा किया और इसकी बहुत ही ज्यादा क्लोज सिमिलरिटीज देखी गई हैं नॉर्थ कोरियन हवासोंग 16B हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ भी, क्योंकि उसकी बॉडी भी सेम ही है। चाइना ने जो YJ-17 एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल भी डेवलप किया है वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन वो एक छोटा हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने भी जो इसी साल हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है उसका बूस्टर काफी हद तक YJ-17 या DF-17 से मिलता है। सो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड ही है। चाइना ने तारीख में पहली दफा या अभी तक US या रशिया में से किसी मुल्क ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को एक्सपोर्ट के लिए पिच नहीं किया। सिर्फ चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने GDF-600 मल्टी पेलोड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को यूहाई एयर शो पर प्रेजेंट किया अपने बहुत ही ज्यादा करीबी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए। और इसमें दो फीचर्स हैं, एक तो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है यानी कि ये हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकती है, मैक 10 से ज्यादा की स्पीड ये इजीली अचीव कर सकती है। ऊपर से ये MIRV कैपेबल भी है यानी कि एक ही वक्त में मल्टीपल पेलोड कैरी कर सकती है, यानी कि ये एक ग्लाइड व्हीकल या एक मिसाइल फायर किया जाए और लेट्स सपोज कि इसमें 10 पेलोड है तो ये एक मिसाइल आगे जाकर 10 अलहदा टारगेट्स को हिट कर सकता है। अब पाकिस्तान ने यहाँ एक चीज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त की और फ्यूचर में इसका पाकिस्तान को फायदा ही है। पाकिस्तान ने बजाय के प्रॉपर स्क्रैमजेट बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल लेता चाइना से या उनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत खुद डेवलप करता, वो ज्यादा महंगे हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल उनकी निस्बत जरा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब पाकिस्तान के जो करंट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे हम गोरी से शुरू करें, हतफ को ले लें, शाहीन को ले लें, अबाबील को ले लें, इनकी मेन बॉडी ऑलरेडी पाकिस्तान खुद बनाता है, इनकी रॉकेट मोटर्स पाकिस्तान खुद बनाता है। इनके ऊपर सिर्फ अगर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अटैच कर दी जाए तो एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रॉपर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड मिसाइल बन जाएगा। जो करंट भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये अपनी टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेते हैं। मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो शाहीन 3 और शाहीन सीरीज के जो मिसाइल्स हैं इनकी टर्मिनल फेज में स्पीड मैक 15 से 18 के दरमियान है, लेकिन जो री एंट्री व्हीकल है वो ज्यादा मैनूवर्स परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर इन्हीं पर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल माउंट कर दी जाए तो उसकी स्पीड भी मैक 18 प्लस होगी, प्लस वो इंटेंस मैनूवर भी उसकी री एंट्री व्हीकल या पेलोड परफॉर्म कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाएगी, लिथैलिटी बढ़ जाएगी और इंडिया का कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की पोजीशन में नहीं होगा। करंटली भी जो पाकिस्तान ने खास काम किया है अपनी मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स पर,
उसकी वजह से इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम कोई खास पाकिस्तानी मिसाइल्स के मुकाबले में इंटरसेप्शन रेट पिच नहीं कर पाते। यही वजह है कि हमने देखा कि पाकिस्तान के इवन फतह 1 रॉकेट्स को भी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। हमने मल्टीपल इंपैक्ट्स देखे इंडिया के मल्टीपल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर और एयर बेसिस पर। तो जब हम थोड़ा सा उससे भी ऊपर जाएंगे, फतेह 2, फतेह 3, तो उनको इंटरसेप्ट कर पाना और मुश्किल होता जाएगा। और अगर इन्हीं की रॉकेट मोटर या बेसिक बॉडीज के ऊपर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लग जाए, जो कि पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी लग भी रही है, तो ये एक और इंडिया के लिए सरदर्द बन जाएगा। अब चाइना की ये जो DF-27 है, इसके बारे में मैं चीज़ बता दूं, ये मैं शुरू में बताना भूल गया कि DF-27 को 2 बड़े टारगेट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। पहला तो यूएस नेवी के करियर स्ट्राइक ग्रुप्स यानी कि एयरक्राफ्ट करियर के साथ जो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स यूएस नेवी की चलती हैं, उन्हें हिट करने के लिए। और दूसरा, इंडिया के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया के निकोबार आइलैंड है, जहां इंडिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हैं, और मैं यूं कहूं कि इंडिया का वो बैकअप है, मिलिट्री बैकअप है। अगर इंडिया की मेन लैंड पर उनकी बेसिक फैसिलिटीज हिट हो जाती हैं तो इंडिया वहां से सेकंड स्ट्राइक लॉन्च करेगा। तो उसको हिट करने के लिए भी चाइना ने DF-27 को तैयार किया है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।